नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने देख रहे हैं द ट्रीज पोइम, जो 10th क्लास की पोइम है। और यहाँ ट्रीज वैसे अपने सुपरफिशियली 10th के एग्जाम के अकॉर्डिंग ही देखें, लेकिन इसको पहले समझ लेते हैं कि ट्रीज यहाँ ट्रीज ना होकर इसकी मेटाफोरिक वैल्यू दी गई है, यानी सिंबल के रूप में इसको यूज किया गया है। यहाँ ट्रीज एक महिला के रूप में बताया गया, प्रतीक के रूप में। जिस प्रकार महिलाएँ घरों के अंदर, महिलाओं को घरों के अंदर कैसे उनकी फ्रीडम होती है, उनको कैसे कैप्टिव किया जाता है, उसी प्रकार ट्रीज को भी फॉरेस्ट से अपने उखाड़ कर लेकर आके या घरों के अंदर, अपने बगीचों के अंदर किस प्रकार उनको वहाँ बंदिश में रखते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ महिलाओं को भी इसी स्थिति को दर्शाने के लिए ये अपने ट्रीज के माध्यम से पोइटेस ने अपने को बताया। तो अपने इतनी गहराई में जाएंगे नहीं, क्योंकि अपने को इतने गहराई से क्वेश्चन आने वाले नहीं है। सिर्फ ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियली तौर से अपने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपने देखते हैं एंड ट्रीज क्या बोल रही है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो इसकी राइम स्कीम भी अपने को पहले देखी होगी, आपने नहीं देखी तो आपने आज भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है नहीं, और है तो आपने पीछे क्लासेज के अंदर देखी होगी, फर्स्ट क्लास में आपने देखी थी। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी जो पेड़ घर के अंदर है, इनसाइड का मतलब अंदर है, और अंदर कहाँ, यानी घरों के अंदर, आपके बगीचे के अंदर, आपके घर के आसपास कहीं पेड़ लगे हुए, वो आज मूविंग आउट कर रहे हैं। और किस तरफ मूविंग आउट करें, इनटू द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट की तरफ आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मूविंग आउट हो रहे हैं। यानी कहाँ जा रहे हैं, ट्रीज आज अपने आप ही कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रीज को किसकी वैल्यू दी गई है, पर्सन की, यानी आदमी की तरह चलने का ये किसका काम होता है, चल कर किसी लक्ष्य तक जाने का मनुष्य का। इसी प्रकार ट्रीज को मनुष्य की तरह बताया गया है कि आज वो चलकर अपने घर की तरफ, फॉरेस्ट होता है पेड़ों का घर, तो वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर्सन के समान बताया, तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ एक मेटाफर वैल्यू है कि ट्रीज ना होकर यहाँ महिलाओं के रूप में बताया गया है कि महिलाएं आज स्वतंत्र होने का प्रयास करें। इसी प्रकार ट्रीज भी है, वो अंदर ही अंदर रहकर घुटन महसूस करें, और आज वो अपने घरों की तरफ यानी फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रीज कहाँ जा रहे हैं, तो ट्रीज फॉरेस्ट की ओर मूविंग आउट हो रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो इन दिनों सारे के सारे फॉरेस्ट थे वो एम्प्टी थे, खाली थे। क्यों थे भाई, क्योंकि सारे के सारे पेड़ पौधे जंगल थे वो खाली कर दिए गए, लोगों के द्वारा काट दिए गए, और थोड़े बहुत घरों के अंदर लोग दिखाई गए सजावट के लिए ट्रीज या पौधे हैं जो लगा रखे हैं। इस प्रकार फॉरेस्ट जो सारे के सारे इन दिनों खाली खाली शून्य शून्य पड़े रहते हैं। जो खाली था जंगल वो क्या है, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पक्षी भी नहीं बैठ सकते थे। क्यों नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर आजकल ट्रीज तो रहे नहीं, क्योंकि लोगों ने उखाड़ कर अपने घरों के अंदर थोड़े बहुत लगा रखे हैं। बाकी जंगल तो आज देख भी सकते हैं, अपने आसपास है ही नहीं। नो इंसेक्ट हाइड, तो इस प्रकार ना तो वहाँ पक्षियों के बैठने के लिए जगह थी, और ना ही इंसेक्ट के छुपने के लिए, इंसेक्ट मानी कीड़े मकोड़े, उनको छिपने के लिए कोई पेड़ों की व्यवस्था नहीं थी। तो ये धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहे हैं, तब इनको छुपने के लिए जगह मिल सकती है। नो सन ब्रीड्स फीट इन शैडो, यानी सूर्य की किरणें भी धरती तक सीधी डायरेक्ट पहुंच सकती थी, क्योंकि सूर्य की किरणें जैसे ही पेड़ों के ऊपर गिरती है तो वहाँ क्या बन जाती है, नीचे पेड़ के नीचे छाँव। तो इस प्रकार वहाँ पेड़ है नहीं, तो पेड़ है नहीं तो छाया बढ़ेगी किस चीज़ की, इस प्रकार वहाँ किसी की सन ब्रीड्स फीट इन शैडो। एक सेंस तो ये हो गया कि सूर्य की किरणें अब जो आज तक फॉरेस्ट के अंदर सीधी नीचे आकर धरती को तपाती थी, वो अब जैसे ही ट्री चले जाएंगे, वहाँ पेड़ हो जाएंगे, तो वो सूर्य की किरणें सीधी डायरेक्ट धरती पर नहीं पड़ेगी और छाया बनेगी पेड़ की। दूसरी ये होगी सनबरी इट्स फीट इन शेडो, कि जैसे ही पेड़ वहाँ जाएंगे जंगलों के अंदर, तो वहाँ कोई सनबरी इट्स फीट, यानी कोई सूर्य की किरणों से जैसे किसी के पैर जलेंगे, गर्म मिट्टी से पैर जलेंगे, तो उनको वहाँ छाया भी आज तक नहीं मिली थी, तो वो देने के लिए भी अब फॉरेस्ट जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इन दिन और रातों में भी, इन
दीज नाइट्स में फॉरेस्ट खाली थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, तो ये सुबह तक मॉर्निंग तक ट्रीज से फुल हो जाएंगे। यानी अंदर के पेड़, पूरे का सेंस क्या हुआ कि अंदर के पेड़, अंदर कहाँ के, इनसाइड के, इनसाइड मानी अंदर के, अंदर कहाँ के, घरों के अंदर जो लगा रखे हैं, अंदर के पेड़ जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, उस जंगल की ओर जो इतने दिनों से खाली था, जहाँ न कोई पक्षी बैठ सकता था और न कोई कीड़ा छुप सकता था, न सूरज अपनी छाया जमीन तक पहुंचा सकता, छाया बना सकता था, वह जंगल जो इतनी रातों से, दीज नाइट्स, इतनी रातों से खाली था, इम्प्टी था, वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। क्यों भाई, क्यों भर जाएगा? ऐसा क्या होने वाला है सुबह तक? क्योंकि पेड़ क्या है, अब धीरे धीरे मूविंग आउट कर रहे हैं, यानी जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ बताओ ट्रीज है क्या? नहीं, वो महिलाएं हैं जो अंदर ही गुलाम बना दी गई है, वो महिलाएं आज विरोध करेगी और अब पुरुषों के बराबर काम करेगी, पुरुषों के बराबर अपने हक के लिए आगे आएगी। इसी प्रकार यहाँ ट्रीज को वुमेन के द्वारा बताया गया है कि ट्रीज उसी प्रकार गुलाम बनाकर घरों के अंदर रखे जाते हैं, जिस प्रकार महिलाएं गुलाम बनाकर घरों के चार दीवारी के अंदर की जाती है। वो गुलामी अपने आप ही दूर कैसे की जा सकती है? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा अर्जित करेंगे तो अपने स्वतंत्र हो लेंगे, नहीं तो ट्रीज की तरह ही जो फॉरेस्ट से उखाड़ कर घरों के अंदर कैद कर दिए गए। तो ट्रीज कहाँ करें? मूविंग आउट, यानी मूविंग आउट कहाँ करें, कहाँ जा रहे हैं? पेड़। तो ट्रीज मूविंग आउट करें फॉरेस्ट में, यानी जंगल में। और आपसे पूछ ले कि ट्रीज का हाउस कहाँ है या होम कहाँ है, तो फॉरेस्ट के अंदर ही है। और बर्ड्स, आपसे पूछ ले कि बर्ड्स कुड नॉट सिट इन दीज डेज, इन दिनों पक्षी पेड़ों पर बैठ नहीं पा रहे, क्यों नहीं? या इंसेक्ट हाइड क्यों नहीं कर पा रहे? तो क्योंकि वहाँ क्या नहीं है, देयर वॉज नो ट्री, यानी वहाँ कोई ट्री नहीं है, इस कारण वो नहीं बैठ सकते। और कब तक है जो सारे के सारे फॉरेस्ट है वो फुल हो जाएंगे? फॉरेस्ट फुल कब तक हो जाएंगे? तो फॉरेस्ट फुल अपने को बता रहा है मॉर्निंग तक, जो रात तक क्या थे, खाली थे, वो सुबह तक क्या हो जाएंगे? मॉर्निंग तक एकदम फुल हो जाए। इस प्रकार इससे एक ही प्रश्न बनता है ज़्यादातर कि ट्रीज मूविंग आउट कहाँ जा रहे हैं, यानी ट्रीज कहाँ मूविंग आउट हो रहे हैं? तो फॉरेस्ट में। और कब तक है जो फॉरेस्ट फुल हो जाएंगे? तो मॉर्निंग तक। और बर्ड्स और इंसेक्ट है वो क्यों नहीं हाइड कर पा रहे हैं? तो अपने को उत्तर ये बनता है कि वहाँ ट्रीज, देर वर नो ट्रीज, इस कारण वो बैठ नहीं पा रहे या छुप नहीं पा रहे। आगे, ऑल नाइट द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs suppling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. अपने डिसएंगेज मानी कोई चीज़ से अलग करना, themselves यानी खुद को, क्रैक यानी दरारें बोल सकते हैं, वरांदा होता ही है, फ्लोर मानी वरांदे का फ्लोर, फर्श, लीव्स छोड़ना कोई पत्तियाँ, स्टैंड टुवर्ड द ग्लास की तरफ बढ़ना, स्मॉल ट्विग्स यानी छोटी छोटी जो ब्रांचें होती हैं उन्हें ट्विग्स बोलते हैं, एक्सर्शन मानी एफर्ट कोई कोशिश, उसे बोलते हैं अपने एक्सर्शन। और क्रैम्प्ड का मतलब होता है बाधाएं, बंदिश, बोझ जो बड़ी टहनियाँ होती हैं उन्हें बोझ बोलते हैं। और सप्लिंग मानी मिक्स होना, कोई चीज़ मिलाना किसी से। डिस्चार्ज मतलब छुट्टी, पेशेंट मानी रोगी, और डेज का मतलब स्टन होना, और मूविंग का मतलब वही मूविंग ऊपर वाले के अंदर आया ही था। क्लीनिंग डूर्स, ये अपने इसके अंदर मेन बातें हैं। तो ऑल नाइट द रूट वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांदा फ्लोर, क्योंकि जो ट्रीज है वो घरों के अंदर लगे हुए हैं, तो वहाँ के वरांदा के फ्लोर के अंदर जो क्रैक्स है, यानी जो वरांदा के बरामदा, यानी जिसे बरामदा बोलते हैं अपने, उसे वरांडा बोला इंग्लिश के अंदर। वरांडा की फ्लोर है यानी बरामदे के जो फर्श है उसके अंदर जो क्रैक्स है वहाँ तक उसकी जड़ें आई हुई है, तो रूट्स है नहीं, रूट्स। तो वो रूट्स
उस बरामदे के क्रैक्स को तोड़कर अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए पूरी रात कोशिश करती रही। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। पूरी रात जड़ें बरामदे की दरारों से खुद को अलग करने की कोशिश करती रही, पूरी रात कोशिश करी। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो डिसएंगेज कहाँ से होना चाह रही थी, तो वरांडा फ्लोर से, यानी रूट्स है, रूट्स कहाँ से डिसएंगेज होना चाह रही है, डिसएंगेज कौन होना चाह रही है। तो पहले तो क्वेश्चन ये बन गया कि डिसएंगेज कौन होना चाह रही है, तो पहला क्वेश्चन रूट्स, रूट्स डिसएंगेज कहाँ से होना चाह रही है, तो वरांडा, वरांडा फ्लोर से, वरांडा फ्लोर से, बरामदे के फ्लोर से वो स्वतंत्र होना चाह रही है, क्योंकि वहाँ क्रैक्स हैं, फ्लोर के अंदर क्रैक्स यानी दरारें बनी हुई है, उन दरारों से खुद को अलग करना चाह रही है। वहाँ वो बंदिश में अपने आप को घुटन महसूस करिए, इस कारण वो वहाँ से स्वतंत्र होना चाह रही है। तो रूट्स से डिसएंगेज या फ्री कौन होना चाह रही है, रूट्स वरांडा फ्लोर से डिसएंगेज या फ्री होना चाह रही है। द लीव्स पत्तियाँ, स्टैंड टुवर्ड द ग्लास, स्टैंड मानी देखना, चुप चुप कर, टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सेप्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज सप्लिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, हॉट डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। डेज का मतलब स्टन होता है, यहाँ अपने लेंगे जो अभी तक बेहोशी की अवस्था में होते हैं, उसे डेज बोलते हैं। तो अपने क्या है, द लीव्स स्टैंड टुवर्ड द ग्लास, यानी छोटी छोटी पत्तियाँ जो शीशे की ओर खींचती हुई, स्टैंड का मतलब खींचना है, देखना, शीशे की तरफ खींच रही है, यानी घर के बरामदे के आगे शीशा लगा हुआ है और कवित्री अंदर बैठी है, तो वो देख रही है उसके अंदर से पेड़ों को। तो उसके पेड़ अपने जैसे अलमारी के पास में टहनियाँ आ जाती हैं, पत्तियाँ आ जाती है, तो उन पत्तियों को देखकर कवित्री बोल रही है कि उसकी पत्तियाँ, लीव्स पत्तियाँ हैं, वो स्टैंड कर रही है किसकी तरफ, ग्लास की तरफ, ग्लास मानी शीशे की तरफ, जो अलमारियों के शीशे लगे होते हैं उनकी तरफ स्टैंड कर रही है, खींची चली आ रही है। यानी ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वो शीशे को तोड़ने के लिए पत्तियाँ भागी भागी आ रही है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सेप्शन, और छोटी छोटी टहनियाँ, ट्विग बोलते हैं, छोटी छोटी टहनियाँ होती है, और स्मॉल का मतलब छोटी ही, तो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो स्टिप हो गई है, विद एक्सेप्शन का मतलब एफर्ट से, स्टिप मतलब अकड़ जाना, कोई काम करते करते थक जाना, यानी एक्सेप्शन। पूरी रात वो भी कोशिश करी है इन पत्तियों के साथ मिलके उस बरामदे फ्लोर से अलग होने के लिए, इस कारण वो भी थक चुकी है, और पत्तियाँ जो ग्लासों की तरफ, ग्लासेज की तरफ स्ट्रेन करी है। लॉन्ग क्रम्प्ड बोज सप्लिंग अंडर द रूफ, और जो बड़ी डालियाँ या बोझ है, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोझ, बोझ मानी डालियाँ जो शाखाएँ होती हैं, सप्लिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, और लंबी जो डालियाँ बड़ी बड़ी बोझ है वो लंबे समय से सिकुड़ी हुई है, क्योंकि वो छत तक पहुंच चुकी है, और छत के ऊपर टकराने पर वो सिकुड़ कर मुड़कर दोबारा से वापस ऐसे मुरझा सी गई है, क्योंकि ऊपर और बढ़ने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही, छत की टकरा गई, तो इस प्रकार वो परतंत्र होगी, वहाँ गुलाम होगी, आगे बढ़ कर जाए कहाँ। तो इस प्रकार वो छत के नीचे ऐसे सरक रही हैं जैसे अभी अभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ऐसे सरक रही है जैसे डिस्चार्ज पेशेंट, जो न्यूली डिस्चार्ज यानी अभी अभी कोई पेशेंट का मतलब रोगी, डिस्चार्ज मतलब छुट्टी मिलना, ऐसे क्लिनिक से, क्लिनिक मानी छोटा जो हॉस्पिटल डॉक्टरों का होता है, उन डोर्स उसके दरवाजे से, यानी क्लिनिक के दरवाजे से अगर कोई पेशेंट को छुट्टी दे जो अभी तक पूरा होश ही नहीं है, यानी पूरा उसका इलाज हुआ ही नहीं है, तो उसको अगर डॉक्टर बोल दे कि अब घर जाने के लिए तेरे को छुट्टी है, तो वो कैसे भागता है अपने घर की तरफ पेशेंट। उसी प्रकार ये बोझ है या ट्विग्स है, वो भी ऐसे ग्लासेज से और दरवाज़ों की तरफ, रूप की तरफ ऐसे आगे बढ़ रही है, प्रयास कर रही है कि मैं रातों रात यहाँ से निकल कर चली जाऊँगी। जिस प्रकार एक पेशेंट क्लिनिक की डोर की तरफ घूरता रहता है कि कब मेरे को छुट्टी दे और कब इस दूर से निकल कर जाऊँ। तो अपने को यहाँ सीधा इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लासेज की तरफ कौन बढ़ रहा है, स्ट्रेन कौन खींचे, कौन चली आ रही है, यानी ग्लास की तरफ स्ट्रेन मानी खींचे चले आना या बढ़ते चले आना कौन करिए, ग्लासेज की तरफ कौन बढ़ रही है, तो लीव्स, लीव्स मानी पत्तियाँ
किस तरफ आ रही है, ग्लासेज को तोड़ने की कोशिश करी है। और ट्विग, छोटी छोटी पत्तियाँ, छोटी छोटी ट्विग्स है, वो क्या करिए भाई, वो एक्सरसन यानी एफर्ट कर रही है, प्रयास करिए। वो भी छोटी छोटी टहनियाँ हैं, वो भी एक्सरसन करिए, प्रयास करिए। तो आपसे पूछा जाएगा एक्सरसन कौन कराए, ट्विग कराए, स्टिफ विद एक्सरसन कौन कराए। और लॉन्ग बोझ क्या करिए, लॉन्ग क्रम्प्ड बोझ यानी लॉन्ग सिकड़ी वी क्रम्प्ड वी यानी बंदिश में बनी हुई बड़े बड़े जो टहनियाँ होती हैं उनको बोझ बोलते हैं। तो वो बोझ कैसे होगी, सप्लिंग अंडर द रूफ यानी रूफ के अंदर सप्लिंग कौन होगी, रूफ के नीचे कौन चीज़ें सरक रही है। तो बोझ है जो रूफ के नीचे कौन है, रूफ के नीचे तो है बोझ, बोझ आपसे पूछा जाएगा रूफ के नीचे कौन, बोझ। और ट्विग क्या करिए, एक्सरसन करिए। और ग्लासेज की तरफ कौन स्ट्रेन करिए, स्ट्रेन कौन करिए, तो लीव्स करिए। और इसी तरह आपसे पूछा जाएगा बताओ जो ट्रीज है या जो बड़ी बोझ है उनको किसके साथ तुलना की गई। तो बोझ को कंपेयर किसके साथ किया गया है, बोझ कंपेयर किसके साथ किया गया है, तो डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ। तो यहाँ लिखना अपने पेशेंट्स के साथ। तो पेशेंट्स के साथ किसकी तुलना की गई है, तो यहाँ बोझ को कंपेयर किया गया है। जो लॉन्ग क्रम्प्ड बोझ है यानी लंबी टहनियाँ हैं, लंबी डालियाँ, बड़ी बड़े जो बोझ है उनकी कंपेयर तुलना की गई है पेशेंट्स के साथ। जिस प्रकार रोगी भी सरकता हुआ दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, उसी प्रकार ये बड़ी टहनियाँ हैं वो भी इतना ही कोशिश करी है इस घर से बाहर जाकर जंगल में जाने की। यानी तुलना ये महिलाओं से कर दी कि महिलाएं भी ये देख कोशिश कर रही हैं कि हम भी ऐसे सरकती बाहर चली जाएं, लेकिन जा नहीं पाती। क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि जिस प्रकार पेशेंट अभी उठने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसकी दवाइयों की ज़रूरत है सख्त, तो इसी प्रकार महिलाएं भी जा नहीं सकती क्योंकि वो अपने आप को पैरालाइज महसूस करती है, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करती आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार ये भी हो गया बोझ को कंपेयर किसके साथ, पेशेंट के साथ। और रूफ की तरफ कौन बढ़ रही है, बोझ। और ग्लासेज की तरफ लीव्स। और ट्विग क्या करिए, एक्सरसन, स्टिक विद एक्सरसन करिए। और रूट्स डिसएंगेज किससे हो रही है, वरांदा फ्लोर से। तो यही है वरांदा फ्लोर से कौन डिसएंगेज या फ्री होना चाहिए, रूट्स। तो ये क्वेश्चन बनते हैं 2-3। अब आगे, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांदा। यहाँ आई कौन है, यहाँ आई पोइटेस खुद, एंट्रीज खुद है, वो अपने आप को यहाँ एंगेज कर लेती है, बताती है कि आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांदा, डोर वरांडा की तरफ खुल रहा है, यानी मैं जिस गेट पे बैठी हूँ, जिस कमरे के अंदर बैठी हूँ, उसका गेट बरामदे के अंदर खुलता है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और क्या कर रही हूँ, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ। तो आपसे पूछा जाएगा कि आई क्या कर रही थे, या पोइटेस क्या कर रही है, या अंदर जो बैठा है वो क्या कर रहा है। तो पोइटेस यहाँ क्या कर रही थी, तो राइटिंग कर रही थी। राइटिंग का मतलब लिखना। क्या राइटिंग करी भाई, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स लिख रही है, लंबे लंबे लेटर्स लिख रही है। किस चीज़ के, क्योंकि राइटर है वो। तो राइटर, ऑथर, पोइटेस का काम क्या होता है, लंबे लंबे पोइम्स लिखना, लंबे लंबे स्पीच लिखना, लंबे लंबे ऐसे लिखना। तो ये भी लॉन्ग लेटर लिख रही है। आपसे पूछा जाएगा वो बेटी कहाँ है, पोइटेस बेटी कहाँ है, तो बेटी है वो सीट कहाँ करी है, सीट करी है इनसाइड, यानी अंदर, किसके, एक रूम या बरामदे के अंदर। तो डोर ओपन टू द बरामदा, जिस रूम के अंदर बैठी है उसका डोर कहाँ खुल रहा है, बरामदे के अंदर। वो क्या करिए, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। और मैंने ऐसा दृश्य पहले ना के बराबर ही देखा है जिसमें घर से जंगल के चले जाने का जिक्र सुना हो, कि यहाँ पेड़ ऐसे मैंने मुश्किल से ही देखे हैं कि पेड़ अपने मूल स्थानों की ओर जाते हुए मैंने ऐसी कभी कोई चीज़ डिपार्चर होते हुए या ऐसी चीज़ पहले कभी मेंशन नहीं किए। यानी मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा है कि जिनमें मैं घर से जंगल के चले जाने का जिक्र बहुत कम करती हूँ। आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी
घरों से जंगलों की तरफ बढ़ते हुए पेड़ों का जिक्र मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन आज ऐसा कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? द नाइट इज फ्रेश, क्योंकि नाइट कैसी है? फ्रेश। द होल मून शाइन्स इन ए स्काई स्टिल ओपन, पूरा चांद है वो दिख रहा है, क्योंकि स्काई क्या है? स्टिल ओपन है, एकदम साफ सुथरा स्काई है, तो मून भी क्या है? दिख रहा है मेरे को। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। और स्मेल, किस चीज़? स्मेल मानी सुगंध, किस चीज़ की? लीव्स की, पत्तियों की, क्योंकि पेड़ पौधों की अपने को सुगंध आती है, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकृति है उसकी सुंदर सुगंध आती है, तो उसकी लीव्स एंड लीचन, लीचन मानी काई वगैरह वृक्ष है, उस उन्हीं की स्मेल आ रही है। और वो स्मेल स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, और ऐसे आ रही है लाइक ए वॉइस, लाइक लगा के दिए तो वो सिमिली हो गया कि लाइक ए वॉइस, और वॉइस तो आदमी निकाला करता है, यहाँ वॉइस के साथ तुलना कर दी तो ये सिमिली हो गई। स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, और मेरे कमरे के अंदर उनकी जो सुगंध है पत्तियों की और लीचन की, वो सुगंध मेरे यहाँ आ रही है, वो मेरे को ऐसे फील हो रहा है जैसे कोई बोल रहा हो, यानी उनकी जैसे ऐसे फील हो रहा है जैसे उनकी ये सुगंध नहीं, ये वॉइस है, यानी वॉइस के समान मैं फील कर पा रही हूँ कि आज पेड़ पौधे बातें कर रहे हैं इस खुले वातावरण के अंदर, चांद की रोशनी के अंदर, कि आज हम रात को इस बंदिश से खुले वातावरण यानी फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे। और ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था, ऐसा विचित्र दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। और ये सब देखकर वो, यानी कब देखा ये सीन सारा? वो जब पोइटेस रूम के अंदर बैठी थी और जिसका गेट बरामदे के अंदर खुल रहा था, और वो क्या करी थी? लंबे लंबे लेटर लिख रही थी। तो उसने क्या देखा कि पेड़ पौधे बातें कर रहे हैं, और बातें कहाँ कर रहे थे? कि उनकी लीव्स की और लीचन की स्मेल से फील हो रहा था कि आज अलग तरह की विचित्र प्रकार की स्मेल्स आ रही है, जो मेरे को ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी की वॉइस आ रही हो। और वो वॉइस ये है कि आज सारे के सारे पेड़ है जो जंगल में चले जाएंगे इस चंद्रमा की साइंस के अंदर, जो क्या है स्काई के अंदर, खुले आसमान के अंदर चमक रहा है। तो ये वॉइस किसकी आ रही थी आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये भी एक मेटाफरिक वैल्यू दे रहा है कि यहाँ कवित्री महिलाओं के बारे में बात करी है कि किस प्रकार महिलाएं घरों के अंदर पड़ी पड़ी एक दूसरे से फुसफुसाती रहती है कि काश हम भी स्वतंत्र होती, हम भी बाहर घूम कर आ सकती, हम भी बाहर जाकर बातें कर सकती, हम भी पढ़ सकती। तो ये सारी बातें इन पेड़ों को तुलना करके बताई गई है कि जिस प्रकार पेड़ अंदर पड़े रहते हैं, चाहे कितनी कैसी खुशबू हो, लेकिन उनको कोई महसूस नहीं कर पाता। अगर खुले वातावरण के अंदर हो तो उनको लोग देखने आएंगे, फील करेंगे। तो इसी प्रकार अपने से पूछा जाएगा कि पोइटेस क्या करिए, तो राइटर क्या करिए? तो राइट करिए लंबे लंबे लेटर। और दूसरा, उसने वॉइस किसकी सुनी? वॉइस किसकी सुनी भाई? तो वॉइस उसने ट्री की सुनी, ट्री की, या ट्री के साथ ये भी दे सकता है लीव्स की, लीव्स एंड लिचन, LICHEN, लिचन की। और वो किस प्रकार थी? वॉइस थी वो किस प्रकार थी भाई? या स्मेल थी वो किस प्रकार थी? स्मेल के रूप में वो क्या थी? वॉइस थी। किसकी थी स्मेल? लीव्स और लिचन की। और लीव्स और लिचन किसकी होती? ट्रीज की होती। तो लीव्स और लिचन की स्मेल यानी वॉइस भी किसकी होगी? लीव्स एंड लिचन की। तो ये 2 क्वेश्चन नहीं बनते, इससे ज़्यादा नहीं बनते। और मून कैसा है भाई? मून चमक रहा है, चांद चमक रहा है। और वातावरण कैसा है? एकदम आकाश कैसा है? साफ है, ओपन है, खुला है। और चांद है तो इसका मतलब टाइम कब का है? रात का ही होगा। पूरा का पूरा पोइम ही, पूरी की पूरी पोइम ही कहाँ लिखी गई है? रात के टाइम में लिखी गई। सुबह होते सारे के सारे ये पेड़ कहाँ चले जाएंगे? कहाँ मिलेंगे? पूरा का पूरा घर क्या मिलेगा? खाली मिलेगा, क्योंकि सुबह कहाँ चले जाएंगे? पेड़ जंगल के अंदर। इस प्रकार फोर्थ स्टैंजा की तरफ अपने बढ़ते हैं। ये मेन क्वेश्चन हो गई। इसके अंदर 2 मिनट पोइटेस क्या लिख रही है? लॉन्ग लेटर लिख रही है। और वॉइस किसकी थी? ट्री की या लीव्स और लिचन की। और स्मेल किसकी थी? लीव्स एंड लिचन की। और वो किसके रूप में आ रही थी? वॉइस के रूप में। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स मानी फुसफुसाहट यानी मरमर। विच टुमारो विल बी साइलेंट यानी मेरा दिमाग, मेरा माइंड फुसफुसाहटों से भर गया, यानी पेड़ बार फुसफुसाहट कर रहे हैं। और मेरे मन के अंदर भी ऐसे ख्वाब आ रहे हैं जो टुमारो यानी आने वाले दिन विल बी साइलेंट, जो शांत हो जाएंगे। यानी कल, आने वाले कल, टुमारो को मेरे को ये फुसफुसाहट है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं सुनाई देगी। और ना ही मेरे दिमाग में से ख्वाब आएंगे। क्यों नहीं आएंगे?
लिसन सुनो द ग्लास, क्यों नहीं आएंगे, आगे उत्तर दे रही है लिसन सुनो द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशे टूट रहे हैं। शीशे कहाँ थे, शीशे विंडोज़ में थे, तो वो शीशे टूट रहे हैं, कौन तोड़ रहे हैं, अपने पहले आया था स्ट्रेन कौन कर रहा था भाई, ग्लासेज की तरफ, तो वहाँ लीव्स कर। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज है वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, स्टम्बल कर रहे हैं, स्टम्बल का मतलब लड़खड़ाते हुए और फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट यानी पूरी रात आज पेड़ चल रहे हैं, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, विंड से जो उनकी तरफ भागी आ रही है, मीट देम उनसे, देम यहाँ किसके लिए, यहाँ देम है ट्रीज के लिए, उनसे मिलने के लिए विंड्स आगे भागी आ रही है, उनको गले लगाएगी, क्योंकि आज विंड भी स्वतंत्र हवा उनको मिलेगी, वो हवा जो जंगल के अंदर उनसे लिपट कर आती है, जो आज तक कैद हो गई थी, क्योंकि उन वृक्षों के चारों ओर, पेड़ पौधों के चारों ओर चार दीवारी आ गई, शीशे लगा दिए, जिस कारण वो उस स्वतंत्र हवा से मिल नहीं पा रहे हैं, जिस कारण आज हवा भी उनका स्वागत करी है और वो उनके गले लगी। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और चांद भी आज शीशे की तरह, दर्पण की तरह टूट गया है, ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे चांद भी टूट गया है। टूट गया मतलब आगे देखते हैं, इट्स पीसेज फ्लॉस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक मानी एक अलग तरीके का पेड़ होता है, उसे लंबाई के लिए जाना जाता है, तो उसके क्राउन पर जाकर विराजमान हो गया है, उसकी पीसेज फ्लॉस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक के ऊपर, यानी ओक एक तरह का पेड़ है तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत लंबा होता है, तो आज मून की रोशनी है वो उसके एकदम ऊपर जाकर चमकेगी, एकदम ऊपर जाकर चमकेगी, इस कारण उसके सिर पर जाकर चमकेगी, और सिर के ऊपर क्या लगता है अपने को पता है, क्राउन, क्राउन मानी मुकुट, तो उसके ऊपर जाकर चमकेगी, जिस कारण वहाँ से जो रोशनी आएगी तो वो नीचे गिरेगी आकर ज़मीन पर, तो ऐसे लगेगा जैसे टूटे हुए शीशे के अंदर अगर अपने रोशनी डालें तो उसकी रोशनी ऐसे प्रतीत होती है जैसे रोशनी ही टूट गई, यानी रोशनी अलग अलग जगह से आएगी। इस प्रकार मून भी ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे टूटा हुआ मिरर, यानी मून नहीं टूटा है, मून लाइक ए मिरर के समान टूटा नहीं, उसकी रोशनी वो जैसे ही ऊपर वृक्ष के ऊपर गिरेगी तो उसकी अलग अलग छाया बन जाएगी, और उसके पत्तियों से जहाँ से जगह मिलेगी वहाँ से चमकती हुई उसकी रोशनी नीचे ज़मीन पर गिरेगी, और आज वो जंगल में चमकेगा, कहाँ, ओक के क्राउन के ऊपर। तो इस प्रकार सारा का सारा घर वो साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे पेड़ पौधे हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, और कहाँ चले जाएंगे, फॉरेस्ट के अंदर। इस प्रकार कवित्री बोल रही है कि मेरा दिमाग फुसफुसाहटों से, विस्पर्श से भरा हुआ है, जो कल शांत हो जाएगी, और आपसे बोल रही है सुनो, ग्लासेस टूट रहे हैं, और पेड़ रात के अंधेरे में लड़खड़ाते हुए, स्टम्बलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हवाएं उनसे मिलने के लिए दौड़ रही हैं, उनकी तरफ भागी आ रही है, और चांद दर्पण की तरह टूट गया, उसके टुकड़े अब सबसे ऊंचे ओक के पेड़ है, जो सबसे ऊंचा है, टॉलेस्ट ओक है, उसके ऊपर उसकी चोटी में चमकेंगे, क्योंकि उसके ऊपर चमकता हुआ चांद दिखाई देगा आज, क्योंकि यहाँ क्राउन शब्द है। तो अपने को ये बनता है कि कवित्री को किसकी विस्पर सुनाई देती है, तो विस्पर मानी पुष्पसार, यानी महिलाओं के बोलने का तरीका, मरमर, यानी एक दूसरे से बातें करती है महिलाएं, तो कैसे करती है, तो वो आपको पता ही है, तो उसे विस्पर, यहाँ पेड़ को भी वैसे ही बताया कि महिलाएं एक दूसरे से पुष्पसाट कर रही है कि आज अपने यहाँ से स्वतंत्र होने का प्लान बना रही है महिलाएं, और स्वतंत्र कैसे होगी, घरों से भागकर नहीं, पढ़कर, अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल। तो विस्पर्स किसकी है, ट्रीज की, और कब तक ये साइलेंट हो जाएगी, टुमारो तक। और साइलेंट क्यों हो जाएगी भी, क्योंकि यहाँ से ये जगह छोड़कर ट्रीज है जो जंगलों की तरफ जा रहे हैं। तो ग्लासेस ब्रेक क्या हो रहे हैं, ब्रेक मानी टूटना, टूट क्या रहे हैं, ग्लास मानी शीशे टूट रहे हैं दरवाजे की या उनके चारों ओर जो बनाए हुए हैं। और स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, आगे कौन बढ़ रहे हैं, तो ट्रीज बढ़ रहे हैं। और आज मिरर के लाइक ब्रोकन, एक तो सीधा ब्रोक हुआ है, ब्रेक भी है, वो तो ग्लास है, और लाइक मिरर के समान
ब्रोक कौन चीज़ हुई है भाई, कौन सी चीज़ ब्रोक हुई है, ब्रेक या ब्रोक मिरर के समान कौन सी चीज़ हुई है, तो मून की किरणें। आज क्या है, मून है जो मिरर के लाइक ब्रोक हुआ। तो इस प्रकार आज मून चमकेगा भी कहाँ पर, ओक के क्राउन पर। ओक के क्राउन पर कौन चमकेगा भाई, मून है जो शाइन करेगा, उसकी फ्लैश है जो, उस फ्लैश मानी उसकी किरणें हैं जो, इससे जो फ्लैश है जो मून की, वो ओक के क्राउन पर जाकर गिरेगी। आपको पूछा जाएगा किसके क्राउन पर मून की फ्लैश गिरेगी, तो ओक पर। और मिरर के लाइक ब्रोक कौन हुआ है, तो मून। और विस्पर्स कौन करी है, ट्रीज। और ब्रेक क्या हो रही है, ग्लास। और मिरर ब्रेक क्या हो रही है, मून। तो इस प्रकार एड्रिन रिच की ये पोइम थी, जिसका आपने लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन कर लिया और क्वेश्चन भी देख लिए कि कौन से क्वेश्चन बनते हैं। कि ये पूछा जाएगा विस्पर कौन है, तो ट्रीज, ब्रेक, ग्लास, मिरर क्या करे, ब्रोक। और मिरर की तरह ब्रोक कौन हो रहा है, मून। और मून यहाँ किस पर फ्लैश करेगा, तो ओक ब्राउन के ऊपर। और अब अपने इसकी देख लेते हैं थीम। थीम क्या है, थीम ऑफ दिस पोएम अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। नेचर और मैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है। उसको बताया गया कि मैन किस प्रकार प्रकृति को गुलाम बनाकर रखना चाहता है, लेकिन वो अपने स्वतंत्र स्थिति के अंदर आना चाह रही। तो यही थीम ऑफ दिस पोएम अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, ये छोटी सी थीम आपने लिखी है, जिसको आप याद करके 2 नंबर फ्री के कमा सकते हो। लेकिन थीम और भी हो सकती है, लेकिन अपने यही है क्योंकि सरल शब्दों में यही थीम है, जिसमें मेटाफ्रिक वैल्यू अपने नहीं दी गई है, सिर्फ यही है द थीम ऑफ दिस पोएम अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। अब अपने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ सर्वप्रथम अपना पोएम शुरू करी तब पेड़ कहाँ थे, तो वेयर आर द ट्रीज इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। पोएम के बिगिनिंग में ट्रीज कहाँ थे, तो ट्रीज कहाँ थे, इनसाइड द हाउस। तो शुरू में तो बिगिनिंग में ट्रीज कहाँ है भाई, बिगिनिंग में ट्रीज कहाँ है भाई, ट्रीज हाउस के अंदर है, पोइटेस के हाउस के अंदर है, पोइट्स हाउस के अंदर है। तो इस प्रकार आगे पूछ ले, व्हाट डज द मून सिम्बलाइज इन द पोएम, कि मून को यहाँ कैसा बताया गया है, किसके साथ तुलना करके बताया है, किसका प्रतीक है। तो मून यहाँ किसका प्रतीक है भाई, पूरे के अंदर अपने देखा कि मून यहाँ कोई भी विरोध प्रकट नहीं कर रहा, कि चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन मून शांत है। तो मून क्या यहाँ किसका प्रतीक बताया गया है, सिंबलाइज का मतलब किसके साथ सिंबल बताया गया इसका। तो इसको चेंज का बोल सकते हैं, क्वाइटनेस का बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का बोल सकते हैं। तो चेंज लिख लें अपने कि चेंज, प्रकृति किस प्रकार चेंज होती है उसी प्रकार मून भी चेंज होता रहता है। तो मून चेंज का सिंबलाइज किया गया सिंबल है। और यहाँ रूट क्या करिए, व्हाट डू द रूट्स ऑफ द ट्रीज डू एट नाइट, यानी रूट्स एट नाइट में क्या करती है, तो वो अपने आप को ब्रेक्स वृंदा से फ्री डिसएंगेज करती है, कहाँ से, वृंदा से। इसी प्रकार व्हाट साउंड इंडिकेट्स द ट्रीज आर ब्रेकिंग फ्री, किस साउंड के अकॉर्डिंग कवि बोल रहा है कि वो अपने आप को स्वतंत्र करे। तो अपने को वहाँ ग्लासेस ब्रेक हो रहे थे लास्ट स्टंजा के अंदर, तो उससे पता चल रहा है कि वो फ्री होना चाहिए। और ऑथर के बारे में पूछ ले तो ऑथर भी अपने को याद रखना है, राइटर पोइट वो भी याद रखना है। इस प्रकार ये पोइम कैसे लिखी बताना ज़रूर, ये सरल शब्दों में अपने देख ली, ये थीम भी आप देख लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना ज़रूर। थैंक यू।